Welcome to Adhira Chemistry. हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अधीरा केमिस्ट्री में स्वागत है। आप जानते हैं जो लेसन चल रहा है वो लेसन है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके पहले हमारा वीडियो आ चुका है वो आयनिक बॉन्ड पर है, कोवेलेंट बॉन्ड पर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर है, बोर्न हावर साइकिल पर है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड का कैसे कैरेक्टर पैदा होता है, फजन्स रूल क्या होता है। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो होगा डाइपोल मोमेंट पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी थर्ड ईयर में की जो बच्चे होंगे, आप जानते होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में एक लेसन जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो उसमें बताया गया कि डाइपोल मोमेंट की मदद से आप कैसे किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे उसकी ज्योमेट्री, उसकी सिमेट्री, कैसे उसके बॉन्ड एंगल, उसका आकार कैसे जानेंगे। तो डाइपोल मोमेंट जो है एक बहुत अच्छा एक औजार है, एक टूल है जिसकी सहायता से हम किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। माने जो डाइपोल मोमेंट है एक बहुत ही अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हमको देती है। तो जो हमारा वीडियो होगा वह होगा डाइपोल मोमेंट होगा। आज बताएंगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की मदद से कैसे आप जान जाएं कि पोलर है कि नॉन पोलर है, और डाइपोल मोमेंट का मेन एप्लीकेशन बताएंगे कि क्या इसका फ़ायदा है। यह सारी बातें आज होगी और इसका बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा 11th में, बीएससी थर्ड ईयर में, बीएससी पार्ट 2 में भी। और बहुत सारे जगह डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से लेकर के किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सिस्टम्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, वह कब कब कैसे कैसे किस आधार पर उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, सारा फैक्टर जिम्मेदार होता है डाइपोल मोमेंट से। हमें फोकस करेंगे आज हम डाइपोल मोमेंट पर। तो आप हेडिंग लिखिए, शुरुआत कीजिए, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो हमें पहले यह जानना होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जब दो एटम आपस में आसपास आते हैं, दोनों एटम अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन से म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। माने कोई भी एटम बाहरी ऑर्बिट से, बाहरी सेल के बाहरी सब सेल के बाहरी ऑर्बिटल से अगर ओवरलैप करता, शेयरिंग करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ओवरलैपिंग के आधार पर दो टाइप का होता है, एक का नाम होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, एक का नाम पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जो है वह हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो साइड बाय साइड ओवरलैप से बनता है। लेकिन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे कोवेलेंट बॉन्ड फिर से दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर। तो जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम रहती है, उसमें डिफरेंस नहीं पाया जाता है। तो दोनों एटम के बीच का जो बॉन्डिंग जोड़ा रहता है दोनों एटम के बीच में रहता है, दोनों एटम के न्यूक्लियाई से अफेक्टेड रहता है। लेकिन अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर बॉन्ड तब बनता है जब दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो बॉन्डिंग पेयर को खींच लेता है, खींच करके अपने आगे पीछे इलेक्ट्रॉनों को डेंसिटी को बढ़ा लेता है। तो जो खींचता है वह होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो खिंचवाता है वह होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और एक डाइपोल बन जाता है। उस पोल में एक किनारा माइनस होता है, एक किनारा प्लस होता है। इस प्रकार की मॉलिक्यूल को डाइपोल कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिसमें मान लीजिए AB है, तो AB में ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, यह A का है, यह B का है। अब B मान लीजिए B की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो B जो होगा इस पूरे बॉन्डिंग पेयर को अपनी ओर खींचेगा। मान लीजिए A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XA है, B की क्या XB है। अगर XB की वैल्यू XA से ज़्यादा होगा तो खींचेगा। तो अब जो AB ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे यहाँ पर होगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। यह मॉलिक्यूल अब जो होगा वह डाइपोल जैसा काम करेगा। यह B माइनस होगा, यह A प्लस होगा, और इनके बीच में ये बॉन्ड लेंथ है। तो इनके बीच में B के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से B ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो यह हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, यह हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर डाइपोल बन गया, इसका नाम क्या रखा जाएगा, डाइपोल। और इनके अंदर पोलरिटी पैदा हो गई और इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब इस पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी कितनी पैदा हुई है, उसका क्या मेजरमेंट है, इसकी कितनी मात्रा है पोलरिटी पैदा होने की, इस डाइपोल के अंदर पोलरिटी कितनी है उसका मेजरमेंट करने के लिए जो टूल है
उसका नाम रखा गया डाइपोल मोमेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट को निकालने का एक फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू यल। यह डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है, जहाँ पर म्यू को कहते हैं डाइपोल मोमेंट, क्यू जो होता है ये चार्ज है, और यल जो है बॉन्ड लेंथ है, दोनों के बीच में दूरी है, बॉन्ड लेंथ होता है। ये इसका फार्मूला होगा डाइपोल मोमेंट का। मान इसके ऊपर जो ओरिजिन है, चार्ज की ओरिजिन और इनके बीच के बॉन्ड लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। जो चार्ज की ओरिजिन होती है उसका जो रेंज होता है, उसकी जो वैल्यू की रेंज होती है वह होती है 10⁻⁻10 की रेंज में, और जो लेंथ होती है उसकी जो रेंज होती है वह होती है 10⁻⁻8 की रेंज में। इसलिए डाइपोल मोमेंट का मेजरमेंट हो गया 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, और इसी को कहते हैं डिवाई, माने 1 डिवाई इज इक्वल टू, यह फार्मूला है याद कीजिए आप, 1 डिवाई इक्वल टू 1 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। तो मैंने कहा जो मालिक्यूल पोलर मालिक्यूल हो तो उसमें डाइपोल डाइपोल कहलाता है, क्योंकि उसका एक किनारा नेगेटिव एक किनारा पॉजिटिव होता है, पोलरिटी पैदा होती है। डाइपोल के मेजरमेंट में पोलरिटी कितनी है उसको हम डाइपोल में पोलरिटी कितनी है उसको जानने के लिए हम डाइपोल मोमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का ये फार्मूला हो गया म्यू इक्वल टू क्यू इंटू यल होता है, उसको हम डिवाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डिवाई उसका मात्रक होता है, डिवाई की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। यह तो हो गया डाइपोल मोमेंट का फार्मूला, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे डाइपोल मोमेंट का क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या यूज है, इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इसको होगा अब एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट बताएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट है इसका एप्लीकेशन मतलब इसका क्या उपयोग है, इससे हम क्या क्या जानकारी प्राप्त करते हैं। मैंने भी कहा था जो डाइपोल है बहुत अच्छा एक औजार है, एक टूल है, हम जिससे किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं, उसके बाद हम समझ लेते हैं। तो पहले ये जानना होगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट है तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि मॉलिक्यूल पोलर ही होगा। इसके लिए क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो होता है एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको उसे वेक्टर तरीके से जोड़ा और घटाया जाता है। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है अगर किसी मॉलिक्यूल का सभी बांड के बांड मोमेंट का जो टोटल वैल्यू आती है, जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वेक्टर तरीके से जोड़ने पर वह वैल्यू 0 आती है तो वह मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में वैल्यू 0 नहीं आती है, डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आती है तो वह मॉलिक्यूल होगा पोलर। तो इसको समझाने के हम पहले एग्जांपल लेते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अगर आपके पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे HF है, HBr है, HCl है, तो इसमें चूँकि एक एक बॉन्ड एक्सिस है तो इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू तो 0 आएगी नहीं, कभी 0 नहीं आएगी, तो यह मॉलिक्यूल होगा पोलर। क्या होगा? पोलर होगा। दूसरा, अगर आपके पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब होता है जिसके पास 3 एटम है। तो 3 एटम वाले मॉलिक्यूल भी फिर से 2 टाइप के रहते हैं। एक मॉलिक्यूल होते हैं लीनियर, क्या होते हैं? लीनियर होते हैं, और एक मॉलिक्यूल होते हैं नॉन लीनियर। अब यह कैसे पता चलेगा कौन लीनियर है कि नॉन लीनियर है? लीनियर वह होगा जिसमें बॉन्ड एंगल 180 होगा। 180 बॉन्ड एंगल तब होगा जब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो लीनियर के एग्जांपल है CO2 है। ठीक, अब CO2 जो मॉलिक्यूल है उसको आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन होगा इस साइड, इसके बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन होगा इस साइड,
अब मान लीजिए इसका μ1 है, इसका μ2 है, तो दोनों आपस कैंसिल होके म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0। जब 0 आ जाएगी तो यह मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका नॉन पोलर। लेकिन अगर मॉलिक्यूल आपका नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर का सबसे आसान एग्जांपल मान लीजिए आपके पास क्या है, BF2 है। नहीं, ये तो आपका लीनियर हो गया। BF2 क्या लीनियर हो, क्योंकि इसमें 180 डिग्री का बॉन्ड होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है। नॉन लीनियर का सबसे अच्छा एग्जांपल है H2O है, SO2 है। ये सब क्या है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, क्योंकि H2O में हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। H2O को आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर एक लोन पेयर है, लोन पेयर है तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका रिजल्टेंट म्यू की वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू कुछ न कुछ आएगी, तो यह मॉलिक्यूल आपका हो गया पोलर। ऐसे SO2 का भी देखिए यहाँ पर होगा लोन पेयर, इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका इस साइड है, तो इसका लीनियर मोमेंट कुछ न कुछ आएगा, वह 0 नहीं आएगा। तो मैंने कहा अगर डाइपोल मोमेंट की सहायता से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, तो मैंने कहा अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम होगा तो डायटॉमिक होगा, उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, कुछ आएगी, तो यह मॉलिक्यूल होगा पोलर। डायटॉमिक मॉलिक्यूल भी 2 टाइप का होता है, एक का नाम लीनियर होगा, एक का नाम नॉन लीनियर होगा। लीनियर के एग्जांपल होगा BF2 होगा, 2 बांड होगा, दोनों बांड एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो इसका डाइपोल जो होगा दोनों बांड का मोमेंट आपस में कट जाएगा, तो वैल्यू 0 आ जाएगी, यह मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। ऐसे CO2 का भी बांड मोमेंट आएगा, दोनों की एक का μ1 होगा, एक का μ2 होगा, वेक्टोरियल सम के रूप में जोड़ेंगे तो वैल्यू उसकी दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगी। लेकिन जो आपका नॉन लीनियर, नॉन एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, एक का नाम H2 है, एक का नाम SO2 है। H2O जो होगा नॉन लीनियर है, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 होगा, इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। हमारे कहने मतलब क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की सहायता से अब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हैं। ऐसे अब हम एग्जांपल लेते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का। यह तो हो गया डायटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, अब क्या लेते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं और उसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल भी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, पहले BF3, फिर लेते हैं NH3। BF3 में टेट्रा एटॉमिक और ये BF3 में 4 एटम है, NH3 में 4 एटम है। BF3 का बॉन्ड ऐसे बनेगा, आप जानते हैं पहले से, ठीक। इसका बॉन्ड मोमेंट इधर, इसका बॉन्ड मोमेंट इधर, इसका बॉन्ड मोमेंट इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट का बॉन्ड मोमेंट इधर। तो इसकी म्यू की वैल्यू कैंसिल कर देगा। जब कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर टोटल म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो BF3 जो है वह हो जाएगा नॉन पोलर, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है वह क्या है, वह प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, उसको केवल डाइपोल मोमेंट बांड मोमेंट को देख करके पोलर है तो यह इसके अंदर पोलरिटी पैदा होगी, आवश्यक नहीं है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही बांड होगा तो बांड मोमेंट जो एक्सिस एक आएगा, तो जितना डाइपोल होगा उसके हिसाब से पोलरिटी होगी। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा बांड बने हैं, सभी बांड का बांड मोमेंट होगा, सभी बांड के बांड मोमेंट का जो पूरा वेक्टोरियल सम आएगा, उसकी वैल्यू के आधार पे पता किया जाएगा मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर। अब आते हैं अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल जो होता है वह sp3 हाइब्रिडाइज होता है, आप जानते हैं पहले से ही। यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का बॉन्ड है,
यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। एक लोन पेयर के आने से हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जो बॉन्ड एंगल 109 होता है वह हो जाता 107 और इसका आकार हो जाता है क्या, टी शेप का आकार अमोनिया का हो जाता है। लेकिन इसका जो बॉन्ड मोमेंट होता है इसका इधर रहेगा, इसका इधर रहेगा, इसका इधर रहेगा, नहीं इसका इधर रहेगा, तो यह दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं आपस में, लेकिन यह बॉन्ड मोमेंट बच जाता है जो जीरो नहीं रहता है। इस नाते अमोनिया क्या है, बहुत ही फेमस पोलर मॉलिक्यूल है। तो यह भी टेट्रा एटॉमिक था, ये भी टेट्रा एटॉमिक था। इसके स्ट्रक्चर के आधार पे बॉन्ड मोमेंट की वैल्यू जीरो आ रही है, इसके स्ट्रक्चर के आधार पे बॉन्ड मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें लोन पेयर की मौजूदगी से यह वेस्पर थ्योरी अप्लाई होता है, बेंट हो जा रहा है और यह टी शेप का आ जा रहा है, टी शेप का आ जा रहा है। तो इस बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट इधर, इसका इधर कट के जीरो आ गया, लेकिन इसका बचा रह गया, यही बॉन्ड मोमेंट की वैल्यू जो रिजल्टेंट आती है। इस नाते अमोनिया जो है बहुत ही फेमस पोलर मॉलिक्यूल है। तो यह मैंने आपको समझाया कि एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया डायटोमिक मॉलिक्यूल का, दूसरा लिया ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में दो एग्जांपल दिया, लीनियर का, नॉन लीनियर का। टेट्राएटॉमिक एग्जांपल में दो एग्जांपल दिया, एक का नाम था BF3, एक का नाम था अमोनिया। इसमें एक और एग्जांपल एक और एप्लीकेशन है कि डाइपोल मोमेंट की मदद से ये कैसे पता करेंगे कि मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर कितना है। आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या है, पर चौथा एप्लीकेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल। कोवैलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, उसके लिए एक फार्मूला है। परसेंटेज आपको निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या है, म्यू ओबियस अपान म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। म्यू ओबियस माने होता है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट और म्यू कैलकुलेटेड माने होता है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है उसको आप निकालेंगे, उसमें निकाल करके कैलकुलेटेड वैल्यू से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे, जो वैल्यू आती है उससे पता चल जाएगा कि किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल के अंदर कितना आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर है। यह मैंने आपको समझा दिया कि डाइपोल मोमेंट की मदद से क्या क्या आप निकाल लेंगे। एक और चीज़ आपको समझा दें इसी में, आप जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है दो टाइप का होता है, एक का नाम सिस होता है, एक का नाम ट्रांस होता है। तो सिस ट्रांस क्या होता है, सिस माने यह होता है कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड के एक साइड सिमिलर एटम या ग्रुप रहते हैं तो वह सिस कहलाते हैं, और डबल बॉन्ड के दोनों सिमिलर एटम अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो उसको हम ट्रांस कहते हैं। तो इसको समझाने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल यह है, दूसरा मॉलिक्यूल यह है। देखिए दोनों मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूल फार्मूला है, दोनों मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है। इस मॉलिक्यूल में सिमिलर एटम एक साइड है, इस मॉलिक्यूल में सिमिलर एटम अपोजिट है, तो इसका नाम क्या कहलाएगा, इसका नाम कहलाता है सिस। इसका नाम क्या लाएगा, इसका नाम कहलाता है ट्रांस। अब मुद्दा होता है कि डाइपोल मोमेंट का इसमें क्या महत्व है। देखिए अब यह डाइपोल है तो इसका डाइपोल होगा इस साइड, इसका डाइपोल होगा इस साइड, इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, कुछ न कुछ आएगी। लेकिन इसका डाइपोल होगा इस साइड, इसका डाइपोल होगा इस साइड, दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे।
ए भी आपस में कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा डिपेंड करती है डायरेक्शन पर। तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल स्पेक्ट्रम दो टाइप के, एक का नाम सिस होगा, एक का नाम ट्रांस होगा। सिस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, सिस का डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन ट्रांस का डाइपोल मोमेंट नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करके वैल्यू क्या आती है, रिजल्टेंट वैल्यू 0 आ जाती है। इस आधार पर यह भी हम कह सकते हैं जो सिस होता है वह होता है अनसिमेट्रिकल, लेकिन ट्रांस होता है वह होता है सिमेट्रिकल, क्योंकि सिस को ऐसे काटेंगे दो पार्ट से सेम नहीं आएगा, लेकिन जब इसको ऐसे काटेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री से दो पार्ट सेम आएगा। आप जानते हैं जब दोनों पार्ट के सेम आते हैं तब उनके बीच में मॉलिक्यूल की क्लोज पैकिंग होती है, वंडर वाल फोर्स बढ़िया होता है। वंडर वाल फोर्स के बढ़िया होने से उनके बीच में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। इस कारण से कहते हैं कि सिस ट्रांस में, सिस में डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल होता है, कमज़ोर होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। लेकिन जो ट्रांस में डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, यह मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहती है, सिमेट्रिकल होता है, जल्दी नहीं टूटता, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। तो मैंने आज की वीडियो में मैंने समझाया कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट का क्या फार्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट की क्या यूनिट होती है, और डाइपोल मोमेंट का क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या फ़ायदा। मैंने कहा डाइपोल मोमेंट की सहायता से हम बहुत सारे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री, वह लीनियर है कि नॉन लीनियर है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, सिस है कि ट्रांस है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपने पूरा वीडियो हमारा देखा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तब इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक अधीरा केमिस्ट्री में नए यूट्यूब चैनल पे आए हैं वे हमारे अधीरा केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को जोड़ें। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो मौजूद है, उसको देखिए, देख कर के ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।